गांव में कई लोग गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। कई लोगों को भोजन नसीब नहीं होता था। ठंड ऐसी मानो हड्डियां जमा दे। जनवरी की कड़ाकी की ठंड में पूरा गांव सन्नाटे से भरा हुआ था। नदियों का पानी जम सा गया था। लोग जगह जगह लकड़ियां जलाकर बैठे थे। कितने लोग बिना गर्म कपड़ों के ठंड काट रहे थे। बिना लकड़ी के दिन काटना मुश्किल होता था। सर्द हवाएं और बारिश से बहुत से लोगों का काम ठप हो गया था। इसी गांव में जग्गू मछुआरा अपनी पत्नी और बीमार बूढ़े बाप के साथ रहता था। सुनिए जी, लगता है इस साल हमें आधा पेट खाकर सोना पड़ेगा। देखिए जरा, ये ठंड अपने साथ कितनी भयंकर बारिश लेकर आई है। नदी झरने जम गए हैं। आप काम कैसे करोगे? हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। तुम बच्चों और पिताजी का ख्याल रखो। मैं जरा बाहर से कुछ पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। जाता हूँ सेठ के पास, अगर वो कुछ मदद करे तो। लेकिन पहले एक बार नदी जाकर देखता हूँ। जमी नहीं होगी तो उधारी नहीं लेनी होगी। लोग ठंड से बचने के लिए लकड़ियां जलाकर आग दाप रहे होते हैं। इस बार की सर्दी उत्तर दिशा की बर्फबारी अपने साथ तबाही लाई थी। जग्गू घर से निकलता है। पूरा गांव सन्नाटे से भरा होता है। होती हैं तो बस ठंडी हवाएं। वो नदी किनारे जाता है। पूरी नदी बर्फ से जमी होती है। वो चारों ओर नजर घुमाता है। दूर दूर तक बस बर्फ की सफेद चादर होती है। आखिर ऐसे में जग्गू का काम तो नहीं हो सकता। जग्गू सेठ की दुकान पर जाता है। क्या रे जग्गू, कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। इस कड़ाके की ठंड और बारिश की वजह से नदी झरने सब जम गए हैं, जिसकी वजह से काम बंद हो गया है मेरा। गर्मी आते ही मेरा काम अच्छा चलने लगेगा। मैं सूद समेत आपके पैसे लौटा दूंगा। देख भाई, मैं इसमें तेरी कुछ मदद नहीं कर सकता। कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। ऐसे ही सेठ मदन लाल अपने बाप पर विश्वास ना करे। लेकिन सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने को कुछ नहीं है। तेरा जो खेत है वो गिरवी रखना पड़ेगा, तभी मैं कुछ पैसे दे सकता हूँ। जग्गू परेशानी में पड़ जाता है। उसे पता था सेठ मदन लाल की नजर बहुत समय से उसके खेत पर है। कुछ देर अपने घर के बारे में सोचकर जग्गू अपनी जमीन गिरवी रख देता है और कुछ पैसे लेकर घर आने लगता है। जग्गू वहां से पैसे लेकर कड़कती ठंड की बारिश में घर की ओर निकल जाता है। वो घर पहुंचकर कुछ पैसे रमा को दे देता है। रमा पैसों के बारे में पूछती है तो जग्गू उसे कुछ नहीं बताता। रमा सुधा के साथ बाजार से घर का सामान लेकर आ रही होती है। तभी उसकी नजर अपने खेत पर पड़ती है। वो चौंक जाती है। जहां सेठ मदन लाल अपने कुछ आदमियों के साथ रमा के खेत में काम करवा रहा होता है। रमा को कुछ समझ नहीं आता कि सेठ मदन लाल उसके खेत में क्या कर रहा है। वो सुधा के साथ वहां खड़ी होकर दूर से सब देख रही होती है। रमा उन कड़कती ठंडी हवाओं को चीरती हुई घर की तरफ भागती है, जैसे उसके मन के गरीबी की आग ने उन बर्फीली हवाओं को कमजोर कर दिया हो। घर पर जग्गू बाहर आग ताप रहा होता है। तभी वहां रमा पहुंचती है। रमा जग्गू से बोलते हैं, सुनो जी, वो सेठ मदनलाल अपने खेत में क्या कर रहा है? मैं सामान लेकर आ रही थी, तब मैंने देखा वो अपने कुछ आदमियों के साथ हमारे खेत में काम करवा रहा है। अब चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। रमा, मुझे माफ कर दो। मैं जब उस दिन पैसों के लिए सेठ के पास गया था, तब उन्होंने गिरवी रखने को कुछ कहा। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, तो उन्होंने हमारे खेत गिरवी रखने को बोला। मैंने घर के हालात देखकर ये कदम उठाया। मुझे माफ कर दो रमा। ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? जो भी आपने फैसला किया होगा, कुछ सोच समझ कर किया होगा। लेकिन अब आप आगे क्या करोगे? नदियां सब जमी हुई हैं। रात होती है। सारा परिवार खाना खाकर लेटे होते हैं। उनकी परेशानी उनके माथे पर साफ दिख रही थी।
सुनो जी, अब क्या होगा? आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। वो सेठ मदनलाल समझता क्या है अपने आप को? जैसे चाहे वैसे फायदा उठाएगा। एक दिन आएगा जब इसके साथ भी यही होगा। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। हाँ रमा, लेकिन जो भगवान करेगा उसी में हमारी भलाई है। कुछ दिन तो निकल जाएंगे, अभी कुछ पैसे हैं मेरे पास। मैं बहुत जल्द कोई काम ढूंढ लूंगा, तुम चिंता मत करो। चलो अब सो जाओ। दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। ऐसे ही इस बर्फबारी वाली ठंडी में उनके कई दिन गुजर जाते हैं। जग्गू ने जो पैसे सेठ मदनलाल से लिए थे, अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। अब इनकी परेशानी और बढ़ने वाली थी। रमा उससे कुछ काम करने के लिए कहती है। जग्गू भी अब बिना ठंड की चिंता किए घर से ठिठुरता हुआ निकल जाता है। आज भी लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो काम की तलाश में जाता है, लेकिन इस ठंड में कहाँ किसी का काम चल रहा है। तभी वो लकड़ियों की दुकान देखता है। वो उस व्यापारी के पास जाता है। सुनो भाई, ये लकड़ियाँ कितने की हैं? सही दाम लगाकर मुझे कुछ लकड़ियाँ दे दो। ठीक है, ये बड़े वाला गट्ठर 20 रुपए का है और ये छोटे वाला 10 रुपए का। इस ठंडी में सबसे ज्यादा जरूरत इसी की होती है। बाकी गर्मी इन्हें कोई नहीं पूछता। दाम कम नहीं होगा, जो सबको देता हूँ वही दाम मिलेगा। बताओ कौन सा चाहिए? जग्गू व्यापारी को बड़े गट्ठर के पैसे देकर लकड़ियां वहां से ले जाता है। वो लकड़ियां लेकर गली गली बेचता है। थोड़ा दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है। कैसे हो बाबा? आपको लकड़ियां चाहिए? सूखी और अच्छी लकड़ियां हैं ये। इतनी ठंड में ऐसी लकड़ियां मिलना मुश्किल है। ले लो, सही दाम लगा दूंगा। अच्छा हुआ बेटा जो तुम आ गए। लकड़ियां खत्म ही होने वाली थी। लाओ बेटा, कुछ लकड़ियां दे दो। जग्गू गट्ठर में से कुछ लकड़ियां निकालकर दे देता है और पैसे लेकर वहां से सनसनाती हुई बर्फबारी में वहां से अगले घर की तलाश में जाने लगता है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां सूखी सूखी लकड़ियां ले लो, अच्छी अच्छी लकड़ियां। अरे ओ भाई, लकड़ी वाले, कैसे दे रहे हो ये लकड़ी? देखो भाई, सही दाम बताना, सारी लकड़ियां खरीद लूंगा। भैया वैसे ये 100 रुपए की है, आप 80 रुपए दे देना। जग्गू सारी लकड़ियां देकर खुशी खुशी वहां से घर निकल जाता है। लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ पलों की ही थी। जग्गू को रास्ते में एक चाय की टपरी दिखती है। वे वहां जाता है। वहां सेठ मदनलाल अपने कुछ दोस्तों के साथ चाय पी रहा होता है। देखो देखो, मछुआरा और लकड़हारा एक साथ आए हैं। लगता है लकड़ी बेचकर बहुत अमीर हो गया है जग्गू। लगता है अब इसे अपने खेत वापस भी नहीं चाहिए, तभी तो राजा बाबू बनके घूम रहा है। देखो सेठ जी, ऐसा मत बोलो। मैं बहुत जल्द तुम्हारे पैसे तुम्हें देकर अपना खेत वापस ले लूंगा। मैंने तुमसे कोई उधारी नहीं ली है, अपने खेत गिरवी रखा है। देखो तो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देख जग्गू, अगर अगले 10 दिन में तूने पैसे नहीं लौटाए तो अपने खेत भूल जाना, समझा? अब जा यहाँ से। इतना सुनकर जग्गू उदास होकर वहां से चला जाता है। आधी रात और बर्फबारी में जग्गू और उसकी पत्नी बैठे होते हैं। रमा, आज मेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। आज चाय पीने गया था, लेकिन चाय से पहले सेठ मदनलाल ने बहुत बेइज्जती करी मेरी। उसने बस अब 10 दिन की मोहलत दी है, वरना वो खेत कभी नहीं देगा रमा। अच्छा सुनिए जी, आप उसके पैसे जल्द से जल्द लौटा दो। देख लेना, ऊपर वाला उसका घमंड एक दिन जरूर तोड़ेगा। ठंड और अंधकार में अचानक इस गांव को तूफान घेर लेता है। हर गली, हर मोहल्ला जैसे कुछ अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा हो। इसी तूफान में किसी का घर होता है जहां मानो उनकी दुनिया ही पलट गई हो, और वो घर सेठ मदनलाल का होता है। मदनलाल और उसकी पत्नी लाचारी से डॉक्टर से मानो भीख मांग रहे हो। इस भयानक ठंड ने इनकी बेटी को बुखार ने जकड़ लिया था। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। ये अपनी आंखें भी नहीं खोल रही।
आप बस इसे ठीक कर दो। उसके बदले में आप जो चाहे जितनी चाहे दौलत ले लो मेरी। देखिए, आप बस दुआ करो, जब दवाइयाँ साथ छोड़ दें तो इंसान के कर्म ज़रूर साथ देते हैं। मैंने इसे दवाई दे दी है, बस टाइम से दवाई दो। और हाँ, कमरा जितना हो सके गर्म रखो, इसे ठंड से बहुत नुकसान हो सकता है। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर दवाई देकर वहाँ से चला जाता है। तभी मदन लाल की पत्नी बोलती है, सुनिए जी, लकड़ियाँ घर में नहीं है, इससे ज़्यादा आग नहीं जल सकती। अब क्या होगा? देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो वो जो जग्गू मछुआरा है, मैंने सुना है वो लकड़ियाँ बेचता है। क्या आप वहाँ से कुछ लकड़ियाँ ले आएंगे? हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। हाँ मालती, मैं ज़रूर जाऊँगा और उससे अपने किए की माफ़ी भी मांगूंगा। शायद भगवान ने ये मेरी करनी मेरे सामने लाकर खड़ी कर मदन दी। लाल उस रात को उस कड़कती ठंड और बर्फीले तूफान में जग्गू के घर के लिए निकल जाता है। वे लोग सो रहे होते हैं। अचानक इसी तूफानी रात में उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो लोग सामने मदन लाल को देख चौंक जाते हैं। मेरी मदद करो। इस बर्फीले तूफान और मेरी करने की वजह से आज मेरी इकलौती बेटी बहुत बीमार है। मुझे माफ़ कर दो जग्गू, कुछ लकड़ियाँ दे दो। उसके बदले तुम जितना धन संपत्ति चाहो ले लो। मैं तुम्हारा खेत वापस दे दूंगा और पैसे भी नहीं लूँगा। डॉक्टर ने कमरा गर्म रखने को बोला है। मदद कर दो मेरी। सेठ जी, मुझे शर्मिंदा ना करिए। जैसे रानी बिटिया आपकी बेटी है, वैसे हमारी भी है। आप जितनी चाहे उतनी लकड़ियाँ ले जाओ। मदन लाल लकड़ियाँ लेकर चला जाता है। शायद इसे इस ठोकर से समझ आ गया हो, जो चीज़ हम दूसरे के साथ करेंगे वो किसी न किसी रूप में हमारे पास एक दिन ज़रूर वापस आती है। और जग्गू के सब्र ने उसका साथ दिया। अब उसके पास खेत भी था और रोजगार